नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। 20 नवंबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबकी निगाहें लगी होंगी और हमारी भी निगाहें लगी थी मुंबई हाई कोर्ट पर, और आखिरकार आज भी टालने की पूरी कोशिश हुई। ऐसा लग रहा था कि एक तो केस को दूसरे बेंच में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसके लिए हम लोगों ने अर्जी भी दी थी। मतलब दिशा के पिता ने अर्जी दी थी, नीलेश ओझा जी ने अर्जी दी थी, उनकी पूरी टीम ने अर्जी दी थी कि जिस बेंच में ट्रांसफर किया जा रहा है उसमें ना किया जाए, और जहां पर इसकी सुनवाई हो रही है वहीं इसकी सुनवाई हो ताकि ये केस एक्सपेडाइट करे, ऐसा नहीं कि आज रुक जाए। तो ये लड़ाई लंबी चल रही है। अंततः वही हुआ और जस्टिस गडकरी के ही बेंच में आज की सुनवाई लिस्ट हुई। 43 नंबर पर थी और आखिर में सुनवाई हो गई। और सुनवाई ऐसी हुई है, बिल्कुल ऐसे ऐसे कांप रहे हैं। प्रेयर था कि भाई जिस आधार पे मुंबई पुलिस ने जांच की थी दिशा की मृत्यु की, और उसमें जो आधार था, जिस आधार पे मुंबई पुलिस को कुछ नहीं मिला, और ये एक सिंपल सुसाइड था, ये जो आपने कंक्लूड किया है माननीय मुंबई पुलिस के सारे अधिकारीगण, तो कृपा करके वो आधार की कॉपी, वो डॉक्यूमेंट दे दीजिए 174 के तहत। और वो डॉक्यूमेंट आपको अभी हैंडओवर करना है। किनको हैंडओवर करना है? सतीश साल्यान के वकील को। और सतीश साल्यान, डॉक्यूमेंट क्या हैंडओवर करना था? भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दीजिए। कितने विटनेस को आपने जानकारी किया, वो विटनेस कौन है, कहां क्या क्या हुई बात, क्या क्या आपने जांच किया, ये सारे डॉक्यूमेंट आपने क्यों नहीं दिए जब मांगा गया? भाई आपने कंक्लूड कर दिया है, मुंबई पुलिस ने जांच कंक्लूड किया ना, तो कोई आधार होगा ना। अब जहां तोते की जान बसी है ना, वहीं हिट किया गया है, और वहीं हिट करके ये पूछा गया है कि भाई आपने जब कंक्लूड कर दिया तो वो डॉक्यूमेंट की सारे कॉपी दे दीजिए सतीश साल्यान जी को और उनके वकील को दे दीजिए। नगर कर नहीं दे रहे हैं, मुंबई पुलिस नहीं दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि फौरन से पेशतर इस आदेश की तामील हो, और जिस डॉक्यूमेंट की आपने जांच पड़ताल कर ली है उसकी कॉपी फौरन से पेशतर नीलेश ओझा, इनकी टीम और सतीश साल्यान को मुहैया कराइए। नंबर 1। नंबर 2 कि भाई आप रिप्लाई क्या फाइल किए हैं? ये रिप्लाई आपका सरकार का, आप क्या दे रहे हैं? आपके खिलाफ जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स है कि आप जांच की रिपोर्ट क्या देंगे, कैसे देंगे, रिप्लाई तो फाइल करना था उनको, आप क्यों आ गए फाइल करने के लिए? तो पहली दफा नगरकर ने कहना शुरू किया कि नहीं नहीं, अभी तो हम कहां अपोज कर रहे हैं इंक्वायरी को, हम तो जांच करना चाहते हैं, हम तो इन्वेस्टिगेशन करके देना चाहते हैं। ये देखिए कहानी इनकी आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे में। और हमने कहा था ना कि भाई नेटवर्क इस अभियान को जारी रखेगा, हमने कहा था या नहीं कहा था? कह रहे हैं ना। तो आज जितने एसएसआर वॉरियर हैं और दिशा के लिए न्याय के मांगने वाले जितने हमारे दर्शक हैं, उनको भरोसा हो जाना चाहिए कि ये लड़ाई कंक्लूसिव एंड तक पहुंचेगी। और सबने छोड़ दिया, लेकिन क्यूबाइम नेटवर्क नहीं छोड़ रहा है। सारे मीडिया हाउस छोड़ चुके हैं, सब के सब छोड़ चुके हैं, सब ओथ सेरेमनी कर रहे हैं, ओथ सेरेमनी। क्यूबाइम नहीं छोड़ा है, क्यूबाइम नहीं छोड़ा है, वो ध्यान रख लीजिए आप। क्यूबाइम क्यों नहीं छोड़ा है? क्योंकि ओपन एंड शट केस है, साफ दिख रहा है।
तो आज नगरकर कह रहा था कांपते हुए कि नहीं नहीं, हम तो जांच करने के लिए तैयार हैं। तो हमारे वकील साहब ने कहा कि जांच करने के लिए तैयार हो तो एफआईआर करो ना, एफआईआर में क्या परेशानी है? एफआईआर नहीं कर रहे हैं। जज साहब ने कहा कि भाई क्या मामला क्या है, ये बताओ, क्या चल रहा है, ये कब तक चलेगा, ये खेल कब तक चलेगा? कह रहा है 2 महीने का समय दे दीजिए। बोला फिर 2 महीने का समय मांग रहा है, क्यों भाई? 2 महीने का समय क्यों चाहिए? आप क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट सारा हवाले करो और कंक्लूड कर देंगे, हम हियरिंग लेना शुरू कर देंगे। अब हम केस का कॉग्निजेंस लेकर के फाइनल हियरिंग शुरू कर देंगे, ये समझ लो। कोर्ट का साफ रुख था कि भाई एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है। तो आज इसने कहना शुरू कर दिया कि हम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, हम तो कर ही रहे हैं और हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। तो बोला कैसे, हवा में? तो एफआईआर करके इन्वेस्टिगेशन होगा ना। इन्वेस्टिगेशन तुम किस आधार पर करोगे, ये बताओ? कोई आधार होना चाहिए कि नहीं चाहिए? नीलेश ओझा जी के वकील ने और नीलेश ओझा जी ने इंटरवीन किया कि ये फुटबॉल खेल रहे हैं। देखिए 3 बजे से नीलेश ओझा जी की हियरिंग है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उस वक्त उनकी हियरिंग चल रही है। नीलेश ओझा के खिलाफ जो कंटेम्प्ट का खेल चल रहा है ना, वो अलग चल रहा है। लेकिन जब इन्होंने इंटरवीन किया, इनके एडवोकेट ने इंटरवीन किया कि मिलॉर्ड ये एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो पहले से कह रहा है कि मैं तो इन्वेस्टिगेशन के लिए, मैं इनके विरोध में कहा हूं, मैं तो इनको समर्थन कर रहा हूं, मैं तो इनका इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहा हूं। तो कहां करना चाह रहे हो, हवा में? एफआईआर करके इन्वेस्टिगेशन होगा ना, तो एफआईआर पहले लॉन्च करो ना। तो समय दे दीजिए, अभी हम और डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, इसका हम सारा डॉक्यूमेंट दे देंगे, हमको थोड़ा समय दे दीजिए। कितना समय दे दीजिए? तो मांगा 2 महीने का वक्त। बोला कोई 2 महीने का वक्त नहीं मिलेगा, 1 सप्ताह के अंदर में सारे डॉक्यूमेंट इनको हैंड ओवर करो। और एफआईआर का क्या स्टेटस है साहब, ये बताओ। इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जा रही है? या तुमने तो इन्वेस्टिगेशन को क्लोज कर दिया है? तुमने तो कहा है कि जांच पड़ताल हमने कर लिया और लड़की ने सुसाइड कर लिया। और जब सुसाइड कर लिया तो वही डॉक्यूमेंट मांग रहा है, तो तुम डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दे रहे हो? समझ गए बात को? अब मजा आ रहा है। अब आपको पता लग रहा होगा ना कि इतने पैसे फेंक दिए ठाकरे ने और उस खान ने। और एक और पर्दा उठाने जा रहा हूं, उठाने वाला हूं, उसकी सबूत इकट्ठा कर रहा हूं। जिसके तार यहां पहुंच रहे हैं, यहां दिल्ली सल्तनत में, तो दिल्ली सल्तनत वालों को भी मैं होशियार कर रहा हूं, उन माफियाओं से दूर रहिए। उन माफियाओं से बिल्कुल दूर रहिए जिनका हमारे पास डिटेल आ चुका है, अभी मैं उसको खंगाल रहा हूं। उनसे दूर रहिए। खान गैंग में पूरी तरह से खलबली मच गई आज के इस सुनवाई के बाद मित्रों। और ठाकरे के तो सांप सूंघ गए हैं। ठाकरे को तो लगने लगा है कि अब क्या रास्ता है। अब तो ये डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मांग रहे हैं, विटनेस कौन कौन गुजरा था उसका रिपोर्ट मांग रहा है, कौन पुलिस गया, कब कहां गया, कैसे किया, नहीं किया, ये डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि सारे डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करो। अब डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करने के लिए इन्होंने कमिट भी कर लिया है कि हाँ मैं डॉक्यूमेंट हैंड ओवर कर दूंगा। 2 महीने का समय दीजिए, कोर्ट ने कहा 2 महीने नहीं, 1 महीने, 1 सप्ताह के अंदर दो। अब 1 सप्ताह के अंदर डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। अब क्या करें, अब क्या होगा? अब तेरा क्या होगा रे कालिया? अब तेरा क्या होगा रे ठाकरे? अब तेरा क्या होगा रे परमवीर? अब तेरा क्या होगा रे सचिन बाजे? जेल के अंदर है सचिन बाजे, और सचिन बाजे अब कांप रहा है जेल के अंदर कि डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करने के लिए अदालत ने आदेश दे दिया और 7 दिन के अंदर इनको डॉक्यूमेंट देने हैं। नहीं देंगे तो वो अलग कंटेम्प्ट चलेगा, जिसके लिए 2 महीने का वक्त चाह रहा था शैलेंद्र नगरकर। तो शैलेंद्र नगरकर को अब डॉक्यूमेंट देना ही होगा। और डॉक्यूमेंट नहीं देने के पीछे का राज क्या है,
डॉक्यूमेंट दिया नहीं कि भेद खुला नहीं, और भेद खुला नहीं तो जेल गए नहीं, और जेल गए नहीं तो पर्दा ऐसा उठेगा कि शर्मसार हो जाएगी मुंबई। जैसे आज मुंबई से एक भगोड़ा भागा है ना, एक जज फरार हो गया है ना, निचली अदालत का एक जज अयाजुद्दीन काजी फरार हो गया है। उसी तरीके से मुंबई में अभी कितनी फरारी होगी आप उसकी कल्पना नहीं करेंगे। और मैं आज फिर कह रहा हूं महाराष्ट्र सरकार से कि ये ठाकरे भारत छोड़ के भागेगा, रिया चक्रवर्ती भारत छोड़ के भागेगी। इनको पकड़ो, इनके ऊपर नजर रखो, ये भाग जाएंगे। ये परमवीर को आपको पकड़ना ही पड़ेगा, उसको जेल जाना ही पड़ेगा। उन्होंने बहुत सारे खेल किए, नहीं तो परमवीर को गवर्नमेंट अप्रूवर बनना पड़ेगा। परमवीर सिंह को गवर्नमेंट अप्रूवर बनना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि मिलॉर्ड, मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं है। ये सचिन बाजे से ये डील कर रहा था, ये दोनों बाप बेटा, इन्होंने ये कुकृत्य किया, इन्होंने ये, इनके साथ बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और इसका ब्रूटल मर्डर हुआ। हम चाह करके भी बचा नहीं पाए लड़की को, और इन्होंने सारे पुलिस महकमे को अपने तरफ से कर लिया था। मेरी कोई नहीं सुनता था, और ये तो होम मिनिस्टर की भी नहीं सुनता था। ये बाप बेटा सीधे कॉल लेता था और पुलिस, मलवानी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर को और ये सचिन बाजे के माध्यम से पूरे मुंबई पुलिस का जितना बड़ा महकमा था सबको अपने अंदर लिए हुए था। ये कहना पड़ेगा परमवीर सिंह को, वरना परमवीर सिंह इस केस में पार्टी है। दुनिया की कोई शक्ति उसे बचा नहीं सकती। और मैं आज फिर कह रहा हूं, पैसे के घोड़े खोल लो, पैसे के जितने घोड़े हैं ना वो खोल लो। परमवीर और सलमान खान, तुम्हारी जितनी औकात है, जितनी ताकत है सीबीआई को मैनेज करने की, कोर्ट की मैनेज करने की, अपनी पूरी ताकत लगा लो। हमें मालूम है कि इस पूरे प्रकरण में तुम शामिल हो, पूरे प्रकरण में सलमान खान शामिल है, शामिल है, शामिल है, शामिल है। इस पूरे केस को मैनेज करने में अपनी पूरी ताकत लगा लो। ये केस खुलेगा, इस केस को खुलने से कोई रोक नहीं पाएगा, और ये केस सुशांत तक जाएगा, और सुशांत का केस तो ओपन होगा, होकर ही रहेगा। डॉक्यूमेंट जिस दिन शैलेंद्र नगरकर हैंडओवर करेगा ना, उसी दिन डॉक्यूमेंट के परखचे उड़ जाएंगे, क्योंकि एक तरफ डॉक्यूमेंट और एक तरफ एविडेंस हमारे पास है। एक तरफ इनके डॉक्यूमेंट्स आएंगे और एक तरफ हमारे एविडेंस आएंगे। एक तरफ इनके एविडेंस आएंगे जो ऑन रिकॉर्ड एविडेंस है। मैं 12:30 बजे खड़ा था और एक लड़की आकर के गिर गई, और फिर मैंने देखा अरे भाई कौन आ गया, फिर मैं भाग भाग करके गया। जब मैं भाग रहा था उसी दौरान पुलिस आ रही थी, और तब मैं पुलिस को ले करके स्पॉट पर पहुंचा, और स्पॉट पर पहुंचा तो देखा कि एक लड़की वहां पर गिरी हुई है। और फिर वो पुलिस वाले, फिर वो एम्बुलेंस वाले आ गए, फिर वो एम्बुलेंस वाले वहां पहुंच गए, और एम्बुलेंस वाले ने दिशा के कपड़े के रंग और बताए, और जिसने देखा था उसने रंग और बताए। ये ऑन रिकॉर्ड है। जिन्होंने बताया वो निकल गया कि वो फलाना एमएलए का कोई लड़का वड़का है, उसका कोई दोस्त है। उसके बाद ये भी पता चल गया कि ये जो एम्बुलेंस वाला है वो कौन है, सतवंत सिंह कौन है, और रोहन रॉय कहां फरार है। न्यूज लॉन्ड्री, न्यूज लॉन्ड्री, उसकी भी धुलाई, अच्छी धुलाई होगी, अभी चिंता मत कीजिए। सबकी धुलाई होगी, सबकी बारी आएगी, बारी बारी से बारी आएगी। न्यूज लॉन्ड्री पर आकर के कह रहा है, बयान दे रहा है, सीबीआई ने बरी कर दिया। 22 जुलाई में सीबीआई ने बरी कर दिया रोहन रॉय को। प्लांट करवा दिया अखबारों में, पन्ने रंग दिए झूठ के इस रोहन रॉय ने। किसके इशारे पर? ठाकरे के इशारे पर। अभी रोहन रॉय कहां फरार है? कहां है रोहन रॉय? कहां जाओगे तुम? रोहन रॉय, रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे, ये तीनों फरार हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार को मैं वार्न कर रहा हूं और कह रहा हूं कि इन पर नजर रखिए।
इन पर नजर रखिए, ये तीनों फरार हो सकते हैं। ये तीनों बहुत बड़े कल्प्रिट हैं इस पूरे केस में। इनको इनको पकड़ना, ये आरोपी हैं, इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। ये तीनों फरार हो सकता है और इस तीनों के पीछे जो माफिया, जो सरगना काम कर रहा है, वो सरगना अब होशियार हो जाएगा। डॉक्यूमेंट जैसे ही आएगा देना पड़ेगा शैलेंद्र नगरकर को। उसके बाद रिप्लाई पर तो अभी सेक्रेटरी को भी आना पड़ेगा। और आज देखिए, आज 20 नवंबर को शैलेंद्र नगरकर मौजूद था, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर शैलेंद्र नगरकर नहीं आया तो चीफ सेक्रेटरी को तलब किया जाएगा और मुंबई के पुलिस कमिश्नर को तलब किया जाएगा। उसे मालूम था। तब तो डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करने हैं और एफआईआर इसे दर्ज करना ही पड़ेगा मित्रों। अब क्या करेंगे ये? अब कहां जाएंगे ये? कौन सा रास्ता चुनेंगे ये? पूरी कोशिश इन्होंने कर ली। इन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि कोर्ट का समय बर्बाद करो, बेंच बदल दो, शैलेंद्र नगरकर को कर देंगे तो इसी पे कोर्ट नाराज होगा। फिर चीफ सेक्रेटरी को, कि मांगा गया था रिप्लाई चीफ सेक्रेटरी से, मांगा गया था रिप्लाई होम सेक्रेटरी से, मांगा गया था एडिशनल सेक्रेटरी से, मुंबई पुलिस कमिश्नर से, शैलेंद्र नगरकर से रिप्लाई नहीं मांगा गया था। इन्होंने खामखा आकर के इसको लिंगर ऑन करना है, इसको बढ़ाना है, केस की हियरिंग को तारीख पर तारीख लेनी है। मंशा ये थी। आज वो मंशा भी एक्सपोज हो गई। और मैंने कहा है ना, तारीख चाहे कितनी भी आ जाए, न्याय तो मिलकर रहेगा, क्योंकि एविडेंस बहुत पक्के हैं अपने पास और इनके भी एविडेंस बहुत पक्के हैं। झूठ के एविडेंस जो हैं वो बहुत पक्के हैं, जो ऑन रिकॉर्ड हैं, ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर है। सतवंत सिंह कुछ और बोल रहा है, एम्बुलेंस वाला कुछ और बोल रहा है, जो ऊपर से गिरते हुए देखा वो कुछ और बोल रहा है। गिरने का कोई सीन ही नहीं है, वो लड़की गिरी ही नहीं है। इसको हम लोगों ने एक्सपोज कर दिया है। तो जाएंगे कहां? और नहीं जाएंगे तो 27 दिसंबर 2024 सीबीआई की वो एफिडेविट, जिसमें सीबीआई कह रही है कि रिया चक्रवर्ती को के खिलाफ लुकआउट नोटिस को क्वैश मत कीजिए मिलॉर्ड, क्योंकि एसआईटी जांच कर रही है दिशा सालियान का केस, और दिशा सालियान के केस में एसआईटी संभवतः रिया चक्रवर्ती को भी बुला सकती है। इनका भी पूछताछ का कुछ हो सकता है, उससे ये मामला जुड़ा हुआ है। सारे तार खुलेंगे। जिसको उलझाया गया है ना, उस उलझन को हम लोग खोलेंगे। आप चिंता मत कीजिए। ये सारे उलझे हुए तार को हम लोग एक एक करके खोलेंगे, एक एक परत खोल देंगे, एक एक परत। और वहां से ये पता चलेगा कि ये सलमान खान की क्या भूमिका है इस पूरे प्रकरण में। सलमान खान की क्या भूमिका है, ये डिनो मौर्या की क्या भूमिका है, सूरज पंचोली की क्या भूमिका है, और ठाकरे की क्या भूमिका है। सारे तार खुलेंगे, सारे के सारे तार खुलेंगे। इसलिए देर तो हो रही है, हमें मालूम है, लेकिन दुरुस्त होगा मामला। आप चिंता मत कीजिए। आज शैलेंद्र नगरकर कांपना शुरू किया है ना, आगे भी कांपेगा। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि अभी तो आज इसने कहना शुरू कर दिया कि हम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है तो एफआईआर करो। तो कहेगा कि ठीक है मिलॉर्ड, मैं एफआईआर भी करूंगा। एफआईआर करेगा, फिर इन्वेस्टिगेशन करेगा, और जब इन्वेस्टिगेशन करेगा तब कहां जाएगा? इसलिए अटक गई है जान, फंस गए हैं सब के सब। केस रीओपन होगा, और ये दिशा के केस के रीओपन होने का मतलब है, ये जितना लंबा खिंच रहा है ना, एसएसआर वॉरियर और हमारे जो दिशा के लिए न्याय की लड़ाई में शामिल हैं, वो आप इस लड़ाई को ये मत समझिए कि लंबा चल रहा है कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, हो रहा है ऑलरेडी। ये पापी और भी कुकर्म करते, इन पापियों के गैंग जो है अभी इतने सहमे हुए, इतने डरे हुए हैं कि अब इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कोई दूसरी दिशा करने की। ऐसी सैकड़ों दिशा बचती जा रही है इन पापियों से। बहुत सारे पापी गैंग पर इसका असर पड़ा है। तो इसे छोटी घटना मत समझिए। हम यूं ही पागलों की तरह इस केस को
कैरी ऑन नहीं कर रहे हैं, इसका इंपैक्ट हो रहा है समाज के ऊपर। और जितने ये पापी घूम रहे हैं, दरिंदे घूम रहे हैं छुट्टा सिस्टम का लाभ लेकर के, वो एक बार दहशत में है कि फिर अगर कोई ऐसी घटना करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए अगर ये लंबा भी हो रहा है तब भी इसका अच्छा ही प्रभाव है, और जिस दिन निर्णय होगा तब तो अच्छा होगा ही होगा। इसलिए जो भी हो रहा है सब ऊपर वाले की मेहरबानी से हो रहा है, सही रास्ते पर हैं, न्याय के मंदिर में न्याय अपने को मिलेगा। तो आज 20 नवंबर की तारीख अच्छी गुजरी, एक सप्ताह और देख लेते हैं अब अगली तारीख पे क्या बोलेगा। फिर अगली तारीख पर 2-3 तारीख में मामला साफ, 2-3 तारीख में सीन स्पष्ट, इसलिए कोलाहल मच गया है। आज 2 बजे के बाद मुंबई में कोलाहल है कि ये फिर से मामला पटरी पर आ गया। अब क्या करें, मैनेज नहीं हो पा रहा है। केस ट्रांसफर करने की बात हम लोगों ने सोची थी, चीफ जस्टिस के बेंच में डाल देंगे, पिटीशन चला गया, मत डालिए चीफ जस्टिस के बेंच में, ये उसी बेंच में रहने दीजिए, नहीं तो ये मामला लटक सकता है। मामला हालांकि कुछ और था, पिटीशन जो डाला गया था ना, वो डाला गया था, अब मैं इशारे कर रहा हूं, आप समझ लीजिए, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। और मुझे पक्का यकीन है कि जो कोई भी हमारे दर्शक देख रहे हैं वो हमसे बहुत होशियार हैं, और मैंने एक कहा वो जेड समझ गए। ये मामला कुछ और हो रहा था, बोलना उचित नहीं है, कुछ और चल रहा था खेल, उस खेल को हम लोगों ने बिगाड़ दिया और ले आया फिर से पटरी पर। मैंने कहा था ना आपको बहुत ब्रेकिंग दूंगा, ये चल रही थी साजिश, साजिश चल रही थी, इस केस को डिरेल करो, किसी तरीके से रोको रोको रोको, इसको लंबा खींचो। लेकिन हर खेल को हम लोग बेनकाब कर रहे हैं। जब हमने पीआईएल डाला था तब इनको लगा था कि पीआईएल क्या होगा, 1.5 साल तक सुने ही नहीं, लेकिन इसे मालूम नहीं था कि जितना हम अभी सामने दिखाते हैं उससे बहुत कुछ पीछे अपने पास रखते हैं। जितने तीर सामने चलाते हैं तर्कस में उससे अधिक तीर रखे हुए हैं। तो दूसरा तीर लाया सतीश सालियान का, और अब तीसरा तीर भी आने वाला है, इंतजार कीजिए। इनको लग रहा है कि सुशांत के केस को हमने मैनेज कर लिया है। सुशांत के ऐसे ऐसे सबूत हैं जिसे कोर्ट जब देखेगी तो कहेगी वाह कमाल हो गया, ऐसे भी ऐसे सबूत भी थे। इसीलिए दिशा के केस को पहले खुलना जरूरी है। इनका सारा मैनेजमेंट फेल हो रहा है, सारा का सारा। देखते हैं कौन सी शक्ति इसमें लगती है। इसलिए तो मैंने आपको कहा है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और कह दो आसमां से कि अपना लंगर उठा ले, हम भी तूफान की जिद देखना चाहते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है, प्रधानमंत्री कार्यालय भी इस केस में गुनहगारों को बचा नहीं सकती। अब उससे आगे कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।